एक वक्त पे क्विक कॉमर्स का एक बड़ा खिलाड़ी था डुंजो। Reliance and Google-backed quick commerce company Dunzo has deferred a part of the salary for over 50% of its staff. और हर महीने 2 मिलियन से भी ज्यादा डिलीवरीज कर रहा था। फिर रिलायंस ने इसमें इन्वेस्ट किया और आज वही डुंजो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है। डुंजो एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसकी वजह से आज हमारे घर के अंदर 10 मिनट में खाना पहुंच पा रहा है। क्या मुकेश अंबानी की एंट्री डुंजो के लिए एक गेम चेंजर बनी या एक ट्रैप, या फिर क्विक कॉमर्स की सच्चाई कुछ और है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मॉडल इंडिया में सस्टेनेबल भी है और फ्यूचर में भी हम क्या 10 मिनट डिलीवरी का मजा ले पाएंगे? तो चलिए समझते हैं डुंजो की राइज और डाउनफॉल और क्विक कॉमर्स की पूरी स्टोरी शॉर्ट में। डुंजो की शुरुआत 2014 में हुई थी, जब बेंगलुरु के 3 दोस्तों ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जहां से लोग अपने डेली ग्रोसरी डिलीवरीज, मेडिसिन पिकअप और डॉक्यूमेंट डिलीवरी की रिक्वेस्ट करते थे। ये आइडिया इतना पॉपुलर हुआ कि उन्होंने इसे एक ऐप में बदल दिया और इसी टाइम पे ब्लिंकिट, जो पहले ग्रोफर था, वो भी इंस्टेंट डिलीवरी स्पेस में ग्रो कर रहा था। ग्रोफर की शुरुआत 2013 में हुई थी और 2014 में उन्होंने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया था। यानी कि डुंजो एक तरफ अपना ऐप लॉन्च कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्लिंकिट अपना फंडिंग रेज कर रहा था। बेंगलुरु की टेक से भी और बिजी पॉपुलेशन की वजह से डुंजो ने एक एडवांटेज पा लिया। बेंगलुरु जिसे इंडिया की टेक हब कहा जाता है, वहाँ की प्रोफेशनल और जेनजी की फास्ट पेस लाइफ ने ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस की डिमांड को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया। इस सिटी की डेमोग्राफी जो नए और इनोवेटिव आइडियाज को अडॉप्ट करने में हमेशा आगे रहते हैं, जिसने डुंजो को एक परफेक्ट लॉन्च पैड प्रोवाइड किया। एक हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में डुंजो का चर्चा हर जगह होने लगा और 2017 में गूगल ने इसमें इन्वेस्ट किया, जो इनके लिए एक बड़ी माइलस्टोन थी। 2020 पेंडेमिक के वक्त जब लॉकडाउन ने सब कुछ बंद कर दिया था, तब डुंजो एक लाइफलाइन बन गया था। लोग ग्रोसरीज, मेडिसिन और एसेंशियल गुड के लिए कम्प्लीटली डिलीवरी पे डिपेंडेंट हो गए थे। पेंडेमिक के दौरान डुंजो की डिमांड डबल हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान डुंजो के ऑर्डर्स हर महीने 2.5 मिलियन तक पहुंच गए थे। अब एक एग्जांपल की बात करें तो बेंगलुरु में सीनियर सिटीजन्स के लिए डुंजो एक जरूरी सहारा बन गया था। लॉकडाउन के दौरान उनका बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था और आसपास के दुकान भी डिलीवरी नहीं कर रही थी, तब उन्होंने डुंजो का सहारा लिया। उस वक्त बेंगलोर में जेप्टो और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म का प्रेजेंस उतना स्ट्रांग नहीं था। इसी वजह से लोगों ने पूरा भरोसा डुंजो पे किया। हर रोज उनके घर पे ग्रोसरीज और मेडिसिन की जरूरी होती थी और उसे फुलफिल करता था डुंजो। 2021 में डुंजो ने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक डिसीजन ली, जिसमें उन्होंने अपने जनरल डिलीवरी सर्विसेज से क्विक कॉमर्स के तरफ शिफ्ट किया। डुंजो को लगा कि क्विक कॉमर्स एक हाई ग्रोथ सेक्टर है, जो उन्हें नए कस्टमर अट्रैक्ट करने में मदद करेगी और नए ऑर्डर जनरेट करने में हेल्प करेगी। और मार्केट ट्रेंड ने भी दिखाया कि लोग अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट की राइज देखकर डुंजो को भी लगा कि इस सेगमेंट में एंट्री करना एक करेक्ट डायरेक्शन हो सकता है और डुंजो ने अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी का टारगेट रखा, जिसमें वो 10 से 20 मिनट के अंदर ऑर्डर को डिलीवरी करेंगे। इसके लिए उन्होंने डार्क स्टोर का कॉन्सेप्ट को लाया, जहाँ पे प्री स्टॉक इन्वेंट्री होती थी, ताकि ऑर्डर को जल्दी से जल्दी मीट किया जा सके। लेकिन ये मॉडल महंगा था, क्योंकि इन्वेंट्री परचेस और उसे बेचने में कैश फ्लो अटक जाता था, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने लगी और ये मॉडल अनसस्टेनेबल होने लगा। 2022 में रिलायंस ने डुंजो में $240 मिलियन का इन्वेस्ट करके 25% स्टेक लिया। इस इन्वेस्टमेंट से रिलायंस को वेटो पावर मिल गई थी, जिससे उन्हें कंपनी की डिसीजन लेने की अथॉरिटी देती थी। लेकिन मुकेश अंबानी की रिलायंस ने डुंजो को डिलीवरी सर्विसेज के रेट्स को कम करने के लिए ज्यादा प्रेशर डाला, जिसकी वजह से डुंजो को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशन कॉस्ट को मैनेज करना मुश्किल हो गया था। डुंजो के फाइनेंसेस और भी ज्यादा स्ट्रेस में आ गए, क्योंकि कॉस्ट कटिंग और एग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से उनकी मार्जिन और भी ज्यादा स्क्वीज हो गई। डुंजो को एक और बड़ा झटका तब लगा जब मुकेश अंबानी ने खुद का क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने पे फोकस किया। उनके जियो मार्ट और अपकमिंग जियो लॉजिस्टिक नेटवर्क के वजह से डुंजो सिर्फ एक सेकेंडरी प्रायोरिटी बन के रह गया। इस वजह से डुंजो की लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि रिलायंस के इन्फ्लुएंस के बाद डुंजो की ऑपरेशन और डिसीजन मेकिंग स्पीड स्लो हो गया, जो एक फास्ट मूविंग क्विक कॉमर्स इंडस्ट्रीज के लिए एक प्रॉब्लम था। 2023 में डुंजो को अपनी फाइनेंशियल इशू को सॉल्व करने के लिए $100 मिलियन राइज करने की जरूरत थी, लेकिन रिलायंस ने इस राउंड में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। रिलायंस ने इस कंपनी को बचाने के लिए पूरी डुंजो को बाय आउट करने के लिए ऑफर दिया, लेकिन फाउंडर ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया बेटर फंडिंग की उम्मीद में। पर यह डिसीजन गलत साबित हुआ, क्योंकि और कोई इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे और इसी वजह से डुंजो और भी ज्यादा फाइनेंशियल ट्रबल में चला गया। क्विक कॉमर्स की तरफ शिफ्ट करने के चक्कर में डुंजो की ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी बढ़ गए थे। डार्क स्टोर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कॉस्ट उनके रेवेन्यू से भी ज्यादा होने लगा था। साथ ही जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे कंपीटर्स ने क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में एग्रेसिवली एक्सपांशन किया, जो एक इंटेंस कंपटीशन क्रिएट कर रहा था। डिमांड होने के बावजूद भी डुंजो का यूनिट इकोनॉमिक्स प्रॉफिटेबल नहीं था और उनका कैश बर्न आउट भी अनसस्टेनेबल था। आज डुंजो का सिचुएशन काफी चैलेंजिंग है। उन्होंने अपना ज्यादातर डार्क स्टोर को बंद कर दिया है और अपने डुंजो फॉर बिजनेस एक B2B डिलीवरी मॉडल पे फोकस कर रहे हैं।
कंपनी ने ओवर 300 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है। उसके को फाउंडर कबीर बिस्वास फ्लिपकार्ट मिनट्स ज्वाइन कर चुके हैं, जो सिग्नल देता है कि आगे चल करके डुंजो भी फ्लिपकार्ट के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट हो सकता है। रिलायंस का रोल भी अभी अनक्लियर है। एक तरफ उन्होंने बाय आउट करना चाहा था और अभी फंडिंग से पीछे हट रहे हैं। क्विक कॉमर्स का बिजनेस फास्ट पेस डिलीवरी और कन्वीनियंस पे बेस्ड है, लेकिन काफी चैलेंजेस भी जुड़े हैं। और पहला चैलेंज है हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। डार्क स्टोर और लास्ट माइल डिलीवरी को मेंटेन करना महंगा पड़ता है। दूसरा चैलेंज है प्रॉफिटेबिलिटी का, क्योंकि फ्री डिलीवरी और डिस्काउंट्स की वजह से मार्जिन काफी कम हो जाते हैं। तीसरा चैलेंज है इंटेंस कंपटीशन का। जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट जैसे बड़े प्लेयर्स एक आपस में एग्रेसिवली कम्पीट करते हैं, जिससे कस्टमर रिटेंशन काफी कम हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो क्विक कॉमर्स का मॉडल डेवलप कंट्री जैसे यूएस और यूरोप में फेल हो चुका है। वहाँ के स्टार्टअप्स गोरिल्लाज और फ्रीज नो मोर बंद हो चुके हैं या फिर डाउन साइजिंग कर रहे हैं। उन मार्केट में हाई लेबर कॉस्ट, वेल एस्टैब्लिश्ड रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं रहा। तो फिर अब सवाल उठता है कि डेवलप इकोनॉमी में ये मॉडल सस्टेन नहीं कर पाए तो क्या इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव कंट्री में ये प्रॉफिटेबल हो सकता है? इंडियन कंज्यूमर खासकर बल्क परचेजिंग करना पसंद करते हैं, जो डीमार्ट और जियो मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स लोअर प्राइस और वाइड रेंज प्रोडक्ट्स के साथ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं, जो क्विक कॉमर्स के हाई कन्वीनियंस और प्रीमियम प्राइसिंग के मॉडल से अलग है। आज जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट एग्रेसिवली एक्सपेंशन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं कर पाए हैं। सिर्फ ब्लिंकिट का फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1800 करोड़ का लॉस था। वही दूसरी तरफ रिटेल जायंट डीमार्ट कंस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2300 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो क्या क्विक कॉमर्स डीमार्ट और जियो मार्ट जैसे बड़े रिटेल जायंट के साथ कम्पीट कर पाएंगे या फिर नीश मार्केट में सीमित रह जाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या डुंजो वापस अपने ग्लोरी डेज पे वापस आ सकता है एक बेटर स्ट्रेटजी के साथ? डुंजो का सफर दिखाता है कि क्विक कॉमर्स सिर्फ डिमांड और कन्वीनियंस पे नहीं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप जेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर बल्क शॉपिंग और डिस्काउंट प्रेफर करते हैं, जिसे डीमार्ट और जियो मार्ट फुलफिल कर रहे हैं। तो फिर अब सवाल ये है कि क्या क्विक कॉमर्स सिर्फ अर्बन लग्जरी बन के रह जाएगी या फिर इंडियन मार्केट के हिसाब से इवॉल्व होके एक सस्टेनेबल मॉडल बन पाएगी? और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल और ऐप को एक्सप्लोर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।